गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन चल रहे थे जो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कुछ टैक्स के बारे में बात करेंगे, जो कर और लाग बाग लिए जाते थे उनके बारे में बात करेंगे। और कर और लाग बाग जिन्हें हम कहते हैं भू राजस्व, उन भू राजस्व को जिन पद्धतियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है हम उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियाँ। सबसे पहली जो हम पद्धति पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं काकड़ कूट पद्धति। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है काकड़ कूट पद्धति। इस पद्धति को पढ़ने से पहले हमें दो अक्षरों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि ये काकड़ होता क्या है, और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि कूट का मतलब क्या होता है। तभी हम जान पाएंगे कि काकड़ कूट पद्धति क्या होती है। काकड़ का मतलब होता है खेत का किनारा, खेत का किनारा, जिसे हम कहते हैं डोड़ा, खेत का डोड़ा, ठीक है। और कूट का मतलब होता है कूटना, यानी कि अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। अब इस पद्धति के द्वारा टैक्स किस प्रकार से लिया जाता था, देखिए समझिए इस बात को। मान लीजिए कि ये कोई खेत है, ये खेत किसका है बताइए, किसान का खेत है, किसान का खेत है। अब इस खेत के चारों तरफ में आपको ये डोड़ा दिख रहा है, चारों तरफ खेत का जो किनारा दिख रहा है, इसे तो बताइए हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं काकड़, ठीक है। इस खेत के अंदर बताइए क्या है, ये फसल उग रही है। हम मान लीजिए इस फसल को कुछ भी मान लेते हैं, सरसों गेहूं कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं ये सरसों है। इस खेत के अंदर क्या उग रही है बताइए, सरसों उग रही है। अब ठिकानेदार आता या उसका कोई भी प्रतिनिधि आता टैक्स उगाने के लिए, वो इस डोड़े के ऊपर खड़ा हो जाता, यानी कि काकड़ के ऊपर क्या हो जाता, खड़ा हो जाता, और यहीं से वो अनुमान लगा लेता। अनुमान लगाने को हम क्या कहते हैं, कूटना। यहीं से अनुमान लगा लेता कि भाई इसमें 20 मन सरसों हो जाएगी, यानी कि मान के चलते हम ये 1 बीघा का खेत है और अनुमान क्या लगाया गया कि यहाँ पर 20 मन सरसों हो जाएगी, अनुमान लगा लिया। यानी कि ये जो अनुमान लगाया है, अनुमान को हम कहते हैं कूटना। और कहाँ पर खड़ा होकर लगाया है, खेत के किनारे, जिसे हम क्या कहते हैं काकड़ है। और इसी वजह से इस पद्धति को हम कहते हैं काकड़ कूट पद्धति। क्लियर, यानी कि खेत के किनारे पर ही खड़े होकर यह अनुमान लगा लेना कि भाई इस खेत में इतने मन सरसों हो जाएगी या इतने मन गेहूं हो जाएंगे, उस हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। अब वो एक डिपेंड अलग करता है कि मान लीजिए कि चाहे वास्तविक कितना भी हो चाहे हो, तो मान लीजिए कि इसका जो वास्तविक, ये तो लिया अनुमान, ये तो लगाया गया अनुमान। मान लीजिए वास्तविकता में अगर हम बात करें, वास्तविक पैदावार या वास्तविक उत्पादन कितना हुआ, मान लीजिए उसका हुआ कितना भी मान लेते हैं, वास्तविक मान लीजिए हुआ 15 मन, ठीक है। अब अनुमान तो लगाया था 20 मन और हुआ कितना, 15 मन, ठीक है। तो किसान को 15 मन के हिसाब से टैक्स नहीं देना, किसान को तो देना है 20 मन के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगा लिया था उस समय। वो खड़ी हुई फसल पे ही अनुमान लगा लेते थे, तो खड़ी हुई फसल पर ही अगर अनुमान लगा लिया तो उसके हिसाब से ही किसान को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो हम इसमें कुल मिला के लिख सकते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत, इस पद्धति के अंतर्गत खड़ी फसल पर, इस पद्धति के अंतर्गत खड़ी फसल पर उत्पादन का अनुमान लगाकर, अनुमान लगाकर भू राजस्व
क्या किया जाता था? निर्धारित किया जाता था। ठीक है। खड़ी फसल के ऊपर उत्पादन का अनुमान लगाकर, अनुमान का मतलब क्या होता है? कूतना। ठीक है। और अनुमान कहाँ पर खड़ा होकर लगाया जाता था? खेत के किनारे। उसे हम कहते हैं कांकड़। और इस पद्धति को क्या कहते हैं? कांकड़ कूद पद्धति। ठीक है। ओके। दूसरी जो पद्धति थी वो थी लाटा कूद पद्धति। एक पद्धति थी जिसका नाम था लाटा कूद पद्धति। अब इसमें भी दो ही शब्द बताइए। एक शब्द तो है लाटा, देखिए एक शब्द तो है लाटा शब्द, और दूसरा शब्द कौन सा है? कूत शब्द। लाटा का मतलब होता है खत्ता, और कूत का मतलब होता है कूतना या अनुमान लगाना। अब इसमें किस प्रकार से टैक्स का निर्धारण किया जाता था? मान लीजिए कि किसी भी किसान की ये फसल है, इस खेत में उगी हुई है। इस फसल को निकालने के बाद में, किसान क्या कर लेता है? इस खेत के अंदर एक खाता बनाता है और उस खाते में इसका ढेर लगा लेता है। फसल को निकलवा लेता है, उसका क्या लगा लेता है? ढेर लगा लेता है। उस ढेर में अनुमान लगाया जाता था। यानी कि लाटा का मतलब क्या होता है? खाता। खाता निकलवाने के बाद, यहाँ लिख देता हूँ मैं, खाता निकालने के बाद जो भी अनुमान लगाया जाता था, इस ढेर में जो भी अनुमान लगाया जाता था, उस अनुमान के आधार पर टैक्स का निर्धारण किया जाता था। समझ गए बात? मान लीजिए किसी को भी 10% टैक्स देना होता था अपने फसल का, या 20% टैक्स देना होता था। जितना भी टैक्स निर्धारण किया जाता था वो इस अनुमान के आधार पर लिया जाता था। मान लीजिए इस ढेर में पता चला कि उसके भाई 25 मन सरसों हो गई, अनुमान ही लगा जाता था इसमें भी। बस फर्क इतना है कि ये जो हमारी कांकड़ कूद पद्धति थी, इसमें खड़ी फसल पर अनुमान लगाया जाता था। देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन भी कर रखा है, खड़ी फसल पर अनुमान लगाया जाता था। जबकि लाटा कूद पद्धति में जो फसल का ढेर होता था, उत्पादन का जो ढेर होता था, उसके ऊपर अनुमान लगाया जाता था। क्लियर बात? तो मैं ये लिख देता हूँ इसमें, इस पद्धति में उत्पादन के ढेर के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ते हैं एक पद्धति, मुकाता पद्धति। देखिए पद्धतियाँ काफ़ी थी, लेकिन हम इम्पोर्टेंट पद्धतियों की बात कर रहे हैं। मुकाता पद्धति में क्या कहा जाता था कि जो आपका जो मान लीजिए किसी भी गांव है ना, उस गांव का कोई भी जो मुखिया होता था या चौधरी होता था, उसके माध्यम से भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। उसके माध्यम से ही टैक्स को वसूला जाता था। तो हम इसमें सीधा लिख सकते हैं कि इस पद्धति में गांव के मुखिया के माध्यम से कर यानी कि भू राजस्व वसूला जाता था। ठीक है। यानी कि गांव के मुखिया के आधार पर या गांव के मुखिया के माध्यम से जो टैक्स लिया जाता था, उस पद्धति को क्या कहते हैं? हम मुकाता पद्धति कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न,
कि उत्पादन के ढेर के आधार पर अनुमान लगाना, कौन सी पद्धति? लाटाकूट पद्धति। तीसरा प्रश्न कि खड़ी फसल के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाना, कौन सी? कांकड़कूट पद्धति। 3 प्रश्न क्लियर। एक आप पद्धति और याद कर लीजिए इसी में, उस पद्धति का नाम है डोरी पद्धति। डोरी पद्धति, जैसा कि नाम से अपने को याद हो रहा है। इसमें क्या होता था कि कोई भी ठिकानेदार या उसका कोई भी प्रतिनिधि जाता था और खेत के अंतर्गत रस्सी डालता था, यानी कि रस्सी यानी कि डोरी डालकर पहले खेत को मापता था। अगर जितना भी खेत है उसके हिसाब से उसका टैक्स निर्धारण किया जाता था, यानी कि उसमें उत्पादन नहीं देखा जाएगा, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है ये नहीं देखा जाएगा। इसमें ये देखा जाएगा कि उसके पास ज़मीन कितनी है। क्लियर। उस ज़मीन के हिसाब से ही टैक्स लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए वो फिक्स कर लेता था कि अगर 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है तो उसको 2 मन अनाज देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। तो अब वो चाहे तो ज़मीन को बो रहा है या नहीं बो रहा है, चाहे तो अकाल पड़ रहा है, चाहे तो ओलावृष्टि हो रही है, कुछ भी हो रहा है, डजेंट मैटर, उसको तो 1 बीघा के हिसाब से कितना ही मन चाहिए? 2 मन अनाज चाहिए। क्लियर। तो इस पद्धति में मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा कि इस पद्धति में डोरी यानी कि रस्सी से खेत का मापन करने के बाद प्रति हेक्टेयर कह लो या प्रति बीघा भूमि निश्चित करके, ठीक है, करके टैक्स यानी कि कर की वसूली की जाती थी, कर वसूला जाता था। ठीक है। डोरी पद्धति में आप सीधा सीधा ऐसे याद रखें कि वो डोरी के माध्यम से या रस्सी के माध्यम से खेत को मापता था और प्रति बीघा के हिसाब से रुपए लेता था। ठीक है। वैसे तो भू राजस्व की निर्धारण की काफ़ी पद्धतियां हैं, आप विशेष रूप से इन पद्धतियों को याद रखें। ज़्यादातर एग्जाम में ये 4 ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि डोरी या रस्सी के माध्यम से जो प्रति बीघा भूमि टैक्स लिया जाता था वो कौन सी पद्धति थी? डोरी पद्धति। गांव के मुखिया के माध्यम से जो टैक्स वसूला जाता था वो कौन सी पद्धति थी? मुकात्ता पद्धति। उत्पादन के ढेर के आधार पर अनुमान लगा के कौन सी पद्धति के माध्यम से कर लिया जाता था? लाटाकोट पद्धति। और खड़ी फसल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खड़ी फसल के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाकर टैक्स वसूलना कौन सी पद्धति के अंतर्गत आता था? कांकड़कूट पद्धति के माध्यम से किया जाता था। ये कांकड़कूट पद्धति कहलाती थी। तो ये तो हुई कुछ पद्धतियां जिनके आधार पर टैक्स वसूला जाता था। अब हम बात करते हैं कुछ टैक्स की, यानी कि यहां लिख देता हूं मैं प्रमुख कर व लाग भाग। इनको भी आपको विशेष रूप से करना है क्योंकि यहां से भी कई बार सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स में हाउस टैक्स, यानी कि हम कहते हैं गृह कर या हाउस टैक्स। गृह कर का मतलब ये होता है कि घर के ऊपर कर। वैसे इसको अलग अलग रियासत में अलग अलग नाम से जाना जाता है गृह कर को। मुख्य रूप से अगर हम बात करें जयपुर रियासत में, तो जयपुर रियासत में इसे कहा जाता है घर की बिछौती। घर की बिछौती। अगर हम इसी को जोधपुर रियासत में कहें या मारवाड़ रियासत में कहें तो मारवाड़ में इसको कहा जाता है घर गिनती किवाड़। मेवाड़ में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसी कर को, गृह कर को मेवाड़ में कहा जाता है घर की बराड़, यानी कि इसे कहा जाता है घर बराड़। घर बराड़।
ठीक है, मेवाड़ राड, इस तरह से याद कर लेना। ठीक है, लास्ट में डे डे आ रहा है दोनों में, मेवाड़ घर बराड़। ठीक है, इसके अलावा वैसे अगर लकड़ी भी जलाई जाती थी उस पर भी कर लिया जाता था। हमें याद करना है आयात निर्यात टैक्स, आयात निर्यात कर, यानी कि कोई भी वस्तु अगर आप खरीदोगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी वस्तु बेचोगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। वैसे इसे भी अलग अलग रियासतों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। मुख्य रूप से दो पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है ज़कात और दूसरा पूछा जाता है दान। दोनों को तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं इसमें मेवाड़ रियासत में, मेवाड़ रियासत में इस आयात निर्यात कर को कहा जाता था माप्पा, या कई जगह आपको माप्पा बारूता मिल जाएगा, माप्पा बारूता कहा जाता था मेवाड़ में। इसी कर को बीकानेर में कहा जाता था ज़कात, और इसी आयात निर्यात कर को जैसलमेर में कहा जाता था, जैसलमेर में कहा जाता था दान। ठीक है, वैसे जयपुर और जोधपुर रियासत में से शायर भी कहा जाता था। मुख्य रूप से हमें ये ध्यान रखने हैं, एक तो बीकानेर और एक जैसलमेर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो देखो ऐसे पूछा जाएगा। मैं एक बार प्रश्न लिख लेता हूँ, जो प्रश्न आया हुआ है उसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ है कि दान क्या है, सीधा प्रश्न ऐसे पूछेगा, दान क्या है। तो वहाँ पर जो आंसर था वो क्या था, जैसलमेर में, जैसलमेर में लगाए जाने वाला या जैसलमेर में लिए जाने वाला आयात निर्यात कर। देखिए, दो बात पता होना चाहिए। जैसे दान शब्द आए, दान, तो इसका मतलब ये जैसलमेर में लिया जाएगा, एक तो ये बात। और दूसरा बात, ये कैसा कर होगा, आयात निर्यात कर होगा, क्योंकि हमने हेडिंग क्या लगा रखा ऊपर, आयात निर्यात कर। इसी आयात निर्यात कर को मेवाड़ में क्या कहा जाएगा, माप्पा बारूता। आपसे पूछा जाए माप्पा बारूता क्या है, तो हम कहेंगे मेवाड़ में लिया जाने वाला या मेवाड़ में लगाए जाने वाला आयात निर्यात कर। आपसे पूछा जाए कि घर बराड़ क्या है, घर बराड़ क्या है, तो हम कहेंगे कि मेवाड़ में लिया जाने वाला गृह कर। क्लियर, मेवाड़ में लिया जाने वाला गृह कर घर बराड़ कहलाता है। घर की बिछौती क्या है, तो क्या कहेंगे, जयपुर में लिया जाने वाला गृह कर। समझ गए बात। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ज़कात क्या है, तो बीकानेर में लिया जाने वाला आयात निर्यात कर है। समझ गए। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है जल कर, जल कर। ठीक है, यानी कि पानी को लेकर भी काफ़ी प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। मुख्य रूप से 3 नंबर पे जल कर है। एक कर लिया जाता था इसमें आबियाना कर, इसमें मुख्य रूप से एक कर है आबियाना कर। इस आबियाना कर की हम बात करें तो ये जो कर लिया जाता था ये सिंचाई पर लिया जाता था, सिंचाई कर। अगर आप अपने खेत में पानी देना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और पानी की ज़रूरत पड़ेगी आपको देना पड़ेगा आबियाना कर। देखो, जो हमने पद्धतियाँ पढ़ी हैं, लाटा कूता या काकड़ कूद पद्धति, इसमें तो टैक्स दिया जाता था फसलों पर, है ना। फसल जब तक तैयार होगी, तैयार होने के बाद दिया जाएगा। लेकिन फसल को तैयार होने के लिए क्या चाहिए, हमें पानी की, सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो सिंचाई करोगे ना तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सिंचाई के लिए कौन सा टैक्स देना पड़ता था, आबियाना टैक्स देना पड़ता था, आबियाना कर कहते थे हम उसे। अगर आप किसी तालाबों से पानी पीने के लिए भी लाते हैं, ये किसानों के लिए हैं सारे टैक्स, तो उसे देना पड़ता था खड़ सीसर। सर का मतलब क्या होता है, तालाब होता है। खड़ सीसर कर देना पड़ता था। किसके लिए देना पड़ता था, तालाबों से
पेयजल पर कर। अगर तालाबों से आप पानी पीने के लिए भी लाते हैं तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि उस समय किसानों का क्या तनाव और किस प्रकार के दबाव की स्थिति होगी, क्योंकि उनको अगर कुछ भी चीज़ करनी पड़ रही है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे टैक्स मैं अभी आपको नहीं भी लिखवा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा रहा हूँ केवल। एक कर आप पढ़ ही चुके हैं जिसका नाम है बिगोड़ी कर। बिगोड़ी कर भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है। बिगोड़ी कर क्या था? तो बिगोड़ी कर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये पहली बात तो ये थे कि ये मारवाड़ में लगाया गया था, ठीक है। और मारवाड़ में किस पे लगाया गया था? भूमि पर लगाया गया था। तो हम लिख सकते हैं इसमें मारवाड़ में प्रचलित भूमि कर था। और किस प्रकार की भूमि पर लगाया गया था? ये खालसा भूमि पर लगाया गया था, ठीक है। अच्छा, एक कर था सिंगोट्टी कर। इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिंगोट्टी कर, सिंगोट्टी कर। अगर मान लीजिए आपने कोई पशु पाल रखा है और आप उस पशु को बेचना चाहते हैं तो भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी पशु को खरीदना चाहते हैं तो भी टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि कह सकते हैं पशुओं के कर विक्रय पर, कर विक्रय कह सकते हैं या क्रय विक्रय कह सकते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। क्रय, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। क्रय विक्रय पर लगाए जाने वाला टैक्स या कर, ठीक है। सिंगोटी कर कहलाता था, ध्यान रखिए। सिंगोटी पशुओं पर, क्योंकि सींग किसके ही होते हैं? पशुओं के ही होते हैं, ठीक है। सिंगोटी से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, सिंगोटी के बाद में भी बहुत सारे कर आपसे लिए जाते थे। जैसे एक लिया जाता था अखराई कर। अखराई कर क्या होता था? जैसे आपने कोई भी काम कराया और काम के बदले आपने क्या दिए? पैसे दिए, यानी कि राशि को जमा करा दिया, धन को जमा करा दिया, काम के बदले पैसे दे दिए। अगर आप चाहोगे भाई उसकी रसीद लेना चाहोगे, है ना, अगर उसकी स्लिप लेना चाहते हो तो आपको 1 रुपया अलग से देना पड़ेगा रसीद के नाम का। इसे कहा जाता है अखराई कर। यानी कि अखराई कर हम कह सकते हैं रसीद प्राप्ति हेतु, रसीद प्राप्ति हेतु दिया जाने वाला कर। रसीद प्राप्ति के लिए दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? अखराई कहलाता है, ठीक है। एक कर भी लगता था यहाँ पर पान चराई कर। पान चराई का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पशुओं को आप कहीं पर अगर चराने के लिए जाते हो ना, तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं पान चराई कर। एक कर था इंपॉर्टेंट, कीणा कर। कीणा, कीणा कर। कीणा कर लिया जाता था वस्तु विनिमय पर, वस्तु विनिमय पर, वस्तु विनिमय पर लिया जाने वाला कर। वस्तु विनिमय का मतलब तो जानते ही हो कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। यानी कि एक वस्तु आपने दी और उस वस्तु के बदले आपने उस अगले वाले से कोई भी वस्तु ले ली। यानी कि आपने पैसे का ट्रांसफ़र नहीं किया, पैसे का लेन देन नहीं किया, वस्तु के बदले वस्तु का क्या किया? लेन देन किया। तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना ही वस्तु विनिमय कहलाता था। अगर आप वस्तु के बदले वस्तु भी दे रहे हो किसी को तो भी आपको क्या ही देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। एक कर होता था नाता कर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाता कर। नाता कर क्या होता था? नाता कर होता था पुनर्विवाह कर। अगर किसी का एक बार शादी हो गई मान लीजिए, और अगर वो दोबारा से शादी करवाना चाहता है तो उसको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? नाता टैक्स देना पड़ेगा, नाता कर देना पड़ेगा। अब दोबारा शादी का मतलब, अब एक बार शादी हो गई तो दोबारा कौन करवाएगा? मान लीजिए ऐसा हो कि किसी ने शादी करा ली, है ना, और इसकी मान लीजिए जो पार्टनर है उसकी डेथ हो गई, तो इसको क्या करना पड़ेगा? दूसरी शादी करना पड़ेगा। अगर ये दूसरी शादी कर रहा है या पुनर्विवाह कर रहा है तो इसको क्या ही देना पड़ेगा?
नाता टैक्स देना पड़ेगा। 9 हो गए, एक और लिख लीजिए 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट कर। आरएस में पूछा गया प्रश्न है, छटूंद कर। छटूंद कर ये कर लिया जाता था जमींदारों से। जमींदारों से कौन लेता था? जमींदार से लेता था राजा, यानी कि हम कह सकते हैं जमींदारों से उनकी कुल आय का छठा भाग। छठूंद क्यों कहते हैं? क्योंकि कैसा भाग लिया जाता था? छठा भाग लिया जाता था। छठा भाग किसके द्वारा लिया जाता था? राजा द्वारा लिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिए, छटूद कर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कर किससे लिया जाता था? जमींदारों से लिया जाता था, किसानों से नहीं लिया जाता था। जमींदार को जितनी भी इनकम होती थी उस इनकम का छठा भाग किसके पास जाता था? राजा के पास जाता था। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़े उत्तराधिकारी कर। उत्तराधिकारी कर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी नया उत्तराधिकारी आया, एक सामंत के बाद अगर दूसरा सामंत बना है तो उसके ऊपर जितना भी खर्चा लगेगा, उस उत्सव में जितना भी खर्चा लगेगा, तलवार बंधाई में इत्यादि में, तो उसे उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में या उत्तराधिकारी कर के रूप में लिया जाएगा, किसानों से लिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से कई कर आते हैं उत्तराधिकारी के रूप में। सबसे पहले तो हमने पढ़ा तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि तलवार बंधाई कर किसके द्वारा लगाया गया और कब लगाया गया। दोनों इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए। तलवार बंधाई कर कैसा था? उत्तराधिकारी कर था। इसके अलावा एक आपको याद रखना है नजराना। आपसे पूछा जा सकता है नजराना क्या है, तो नजराना एक उत्तराधिकारी कर है। एक आपसे पूछा जा सकता है हुक्मनामा। हुक्मनामा, हुक्मनामा क्या है? तो हुक्मनामा भी एक उत्तराधिकारी कर है। वैसे तो कैद खालसा, पेशकशी, ये कई प्रकार के कर उत्तराधिकारी कर के रूप में लिए जाते थे। मुख्य रूप से आपको 3 पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए चंवरी कर का। चंवरी कर, चंवरी कर कैसा कर था? चंवरी कर एक विवाह कर था। विवाह कर, इसमें हमने बताया आपको कि लड़की के विवाह पर, लड़की के विवाह पर कितने रुपए का टैक्स देना पड़ता था? बताइए। 5 रुपए का। लड़की के विवाह पर 5 रुपए का टैक्स देना पड़ता था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि चंवरी कर किसने लगाया और कब लगाया। एक तो किसने लगाया और कब लगाया, दोनों के दोनों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। एक तो आपको चंवरी कर के संदर्भ में और एक आपको तलवार बंधाई कर, दोनों के संदर्भ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओके, अच्छा, एक कर लिया जाता, कितने नंबर हो गए? 12। 13 नंबर पे जो कर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कर लिया जाता जिसे हम कहते हैं कमठा। कमठा लाग। कमठा लाग, अगर कोई भी व्यक्ति अपना नया मकान बनाना चाहता है, नया भवन निर्माण करना चाहता है, तो उस भवन निर्माण पर या भवन निर्माण हेतु ली जाने वाली लाग क्या कहलाती थी? कमठा लाग कहलाती थी। ली जाने वाली लाग क्या कहलाती थी? कमठा। कमठा मतलब भवन निर्माण के लिए। ठीक है, कमठा से याद कर लें कोठा। कोठा मतलब मकान। ठीक है, यानी कि भवन निर्माण के लिए। भवन निर्माण के लिए जो भी लाग ली जाती है उसे हम कमठा लाग कहते थे। ठीक है, कोठा बनाने के लिए कमठा। इसके अलावा एक लाग ली जाती थी खिचड़ी लाग। खिचड़ी लाग, खिचड़ी लाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होती क्या थी?
मान लीजिए कि कोई भी राजा है, ये पूरी इसकी रियासत है, इस रियासत में यहाँ पर राजा है ना, और राजा किसी काम से मान लीजिए किसी दूसरे प्रांत में जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है, तो राजा अपनी सेना को लेकर चलता था। मान लीजिए राजा भ्रमण के लिए जा रहा है, अब उसको पता लगा कि भाई है ना ये जगह तो बहुत दूर है, तो हम पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, स्टे कर लेते हैं, यहाँ पर स्टे कर लेते हैं। तो जिस भी गांव के आसपास, मान लीजिए ये गांव है, इसके आसपास इसका क्या रहा, इन्होंने रुका, मतलब एक तरीके से इन्होंने शिविर लगाया, यहाँ पर राजा ठहरा। यहाँ पर जिस भी स्थान पे जा रहा था, अगर बीच में किसी भी रियासत के किसी भी गांव में अगर ठहर गया, तो उस गांव में जो भी लोग रहते थे, जो भी किसान रहते थे, वो ही इनका रहने सहने की व्यवस्था करते थे, और वो किसान लोग ही इनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे। तो इस प्रकार की जो लाग है वो क्या कहलाती थी, खिचड़ी लाग कहलाती थी। यानी कि मैं कह सकता हूँ खिचड़ी लाग में कि ठाकुर राजा भी हो सकता है, या राजा के स्थान पर क्या भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है। अगर ठाकुर जा रहा है, कोई किसी भी ठिकाने का ठिकानेदार जा रहा है, तो उसके लिए भी सेम खिचड़ी लागू थी। तो ठाकुर के शिविर, ठाकुर के शिविर के निकटतम गांव से यह लाग क्या की जाती थी, वसूली जाती थी। यानी कि ठाकुर का जो शिविर लगता था, जहाँ ठाकुर ठहरता था, उसके आसपास में जो भी गांव पड़ता था, उसी से ये जो लाग है, ये जो टैक्स है, ये वसूला जाता था। पहली बात है ना। और दूसरी बात ये थी कि यानी कि ये तो इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी खिचड़ी लाग में। कि कौन कौन सी व्यवस्था की जाती थी, एक तो खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था। खिचड़ी लाग में क्या की जाती थी, खाने प्लस रहने की व्यवस्था की जाती थी। इसे तो कहा जाता था खिचड़ी लाग। अब रही बात कि भाई है ना, इसके साथ में क्या भी आएंगे, सैनिक भी आएंगे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी खिचड़ी लाग में आ जाएगी। अब जो इनके साथ में घोड़े रहेंगे, तो घोड़े भी तो, घोड़ा रहेगा वो भी तो चारा खाएगा ना, तो अगर घोड़े के चारे की व्यवस्था की जाएगी, तो इसके लिए अलग टैक्स, जिसे हम कहते हैं कोड़ी लाग। कोड़ी लाग। तो मैं कह सकता हूँ कि ठाकुर के शिविर के निकटतम गांव, यानी कि ये गांव ही व्यवस्था करेगा इसकी भी, निकटतम गांव से घोड़ों के चारे हेतु, चारे हेतु कौन सी लाग, कोड़ी लाग वसूली जाती थी। कोड़ी लाग वसूली जाती थी। ठीक है, बहुत सारी लाग हैं। एक लाग है इसमें चूड़ा लाग, भोग लाग, दुनिया भर की लाग हैं। अभी मैं एक चूड़ा लाग की और बात कर लेता हूँ। चूड़ा लाग, अब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर ठिकानेदार या शासक कोई भी छोटा मोटा भी काम करता था ना ठाकुर, तो उसके लिए भी टैक्स किससे लेता था, किसानों से लेता था। चूड़ा लाग, जैसे कि आपको पता ही है, अगर ठकुरानी चूड़ा पहनेगी तो भी टैक्स किससे लिया जाएगा, किसानों से लिया जाएगा। चूड़ा लाग में हम कह सकते हैं कि ठकुराइन के चूड़े हेतु, चूड़े हेतु घर घर से या प्रति घर से 1 रुपए की, 1 रुपए की राशि वसूली जाती थी। तो ये कौन सी लाग हो जाएगी बताइए, चूड़ा लाग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था, अड़सट्टा क्या है। देखिए इस प्रश्न को भी मैं यहाँ शामिल कर लेता हूँ 17 नंबर पे। अड़सट्टा, अड़सट्टा क्या है। तो अड़सट्टा ध्यान रखें, ये जयपुर रियासत में है।
जयपुर रियासत में लिया जाने वाला भूमि कर कह सकते हैं, या जयपुर रियासत में भूमि संबंधी विवरण क्या कहलाता है? अड़सट्टा कहलाता है। ठीक है, अब आपको विशेष रूप से इनको एक बार से रिवाइज करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कांकड़ कूद पद्धति। कांकड़ का मतलब होता है खेत का किनारा यानी कि डोड़ा, और कूद का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, जब भी खेत के डोड़े पे या खेत के किनारे पे खड़ा होकर और फसल का अनुमान लगा लिया जाता था, खड़ी फसल का अनुमान लगा लिया जाता था कि इतने मन हो जाएगी या इतना पैदावार हो जाएगी, तो इसे हम कहते थे कांकड़ कूद पद्धति। एक थी लाटा कूद पद्धति, जब किसान खाता निकलवा लेता था और एक तरीके से फसल का ढेर होता था, ये हम कहते हैं फसल का ढेर। इस फसल के ढेर को देखकर अनुमान लगाता था कि भाई इतनी सरसों हो जाएगी, इतने गेहूं या इतना उत्पादन है इसमें, तो उसे हम कहते थे लाटा कूद। यानी कि उत्पादन के ढेर के आधार पर जब अनुमान लगाया जाता था, इसके आधार पर जब भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था, इसे हम कहते थे लाटा कूद पद्धति। एक थी मुकात पद्धति, यानी कि गांव के मुखिया के माध्यम से ही टैक्स को वसूला जाता था, इसे मुकात पद्धति। डोरी पद्धति, रस्सी डालकर खेत का मापन किया जाता था, जितना भी खेत होता था प्रति बीघा के हिसाब से टैक्स लिया जाता था। गृह कर यानी कि हाउस टैक्स, जयपुर में कहा जाता था इसे घर की बिछौती। घर गिनती की वार्ड कहा जाता था जोधपुर में। मेवाड़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ में इसे कहा जाता था घर बराड़। यानी कि घर बराड़ क्या है, तो मेवाड़ में लिया जाने वाला गृह कर है। आयात कर, आयात कर अलग अलग रियासतों में अलग अलग नाम। मेवाड़ में कहा जाता था मापा बारूता, बीकानेर में कहा जाता था जकात। आपसे पूछा जाए जकात क्या है, तो हम कहेंगे बीकानेर में लिया जाने वाला आयात कर। दान क्या है, जैसलमेर में लिया जाने वाला आयात निर्यात कर। ठीक है, इसके बाद में आबियाना कर किस पे लिया जाता था, सिंचाई पर लिया जाता था। पेयजल से तालाबों से पेयजल के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसे हम खरसिस्सर कहते थे। बिगोड़ी कर मारवाड़ में प्रचलित एक भूमि कर था जो कि खालसा भूमि पर लिया जाता था। सिंगोटी क्या है, सींग पशुओं के होते हैं, पशुओं के क्रय विक्रय पर लगाया जाने वाला कर सिंगोटी कर। अखराई कर रसीद प्राप्ति हेतु लिया जाने वाला कर। कीणा कर वस्तु के अगर आपको आदान प्रदान करता है, वस्तु विनिमय करना है, उस पर लिया जाने वाला कर। नाता कर पुनर्विवाह पर लिया जाने वाला कर। छटूंद क्या है, छटूंद एक प्रकार का टैक्स है जो जमींदारों से लिया जाता था, है ना। जमींदारों की जितनी भी इनकम होती थी उनका छठा भाग राजा खुद ले लेता था, इसे छटूंद कहा जाता था। उत्तराधिकारी कर तलवार बंधाई कर। नजराना तलवार बंधाई कर उत्तराधिकार कार्य, और हुक्मनामा भी क्या ही होता था, उत्तराधिकारी कर होता। चंवरी क्या है, एक विवाह कर है। कमठा लाग क्या है, मकान निर्माण हेतु या भवन निर्माण हेतु ली जाने वाली लाग। खिचड़ी लाग क्या है, जब भी ठाकुर कहीं से गुजरता था और वहाँ पर अगर स्वीट डाल देता था तो उस शिविर में खाने की रहने की जो व्यवस्था की जाती थी उसे खिचड़ी लाग किया जाता था। एक था कोड़ी लाग, ठाकुर के शिविर के निकटतम गांव के जो घोड़े के चारे हेतु तो इसके लिए जो लाग ली जाती थी उसे हम कहते थे कोड़ी लाग। और एक थी चूड़ा लाग, ठाकुराइन के चूड़े हेतु प्रति घर 1 रुपये की वसूली की जाती थी, इसे चूड़ा लाग कहते हैं। और एक थी अड़सट्टा, जयपुर रियासत में भूमि संबंधी जो विवरण था उसे कहा जाता है अड़सट्टा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।